गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए बाय मिस्टेक वो वीडियो बीच में ही पॉज हो गया, टेक्निकली इशूज थी कुछ, ठीक है। तो अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारे टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स सीखने से पहले हमें सॉल्यूशन को जानना होगा। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, सॉलिड सॉल्वेंट, इतना सबको पता है। सॉलिड वो जो अमाउंट में कम होती है, सॉल्वेंट वो जो अमाउंट में ज़्यादा होगी। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। फिर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। 10 ग्राम शुगर या 10 ग्राम सॉल्ट इन 50 ml वाटर। बताइए सॉल्यूट कौन? सॉल्ट। सॉल्वेंट कौन? वाटर। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर दिए, अब हम इसको कर दिए 150 ग्राम सॉल्ट एंड 50 ml वाटर, या 100 ml कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए अब सॉल्यूट कौन? आपके हिसाब से ये सॉल्यूट होगा ना, और ये होगा सॉल्वेंट। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? आपके दिमाग के हिसाब से अगर हम चलें तो ये कह रहा है कि सर 150 ग्राम सॉल्ट में आप 50 ml वाटर को मिलाइए। कभी आपने सुना हम पानी नमक में मिलाते हो? नहीं ना, हम हमेशा क्या करते हैं, नमक को पानी में मिलाते हैं। कभी भी आपने सुना हो कि सर हम आज नमक में पानी मिलाएंगे? ऐसा नहीं होता। हमेशा हम क्या करते हैं, पानी में नमक मिलाते हैं। तो फिर बताइए, अगर हम आपके दिमाग की सुने तो ये क्या है हमारा सॉल्यूट, और ये क्या है हमारा सॉल्वेंट। डेफिनेशन आपके दिमागी डेफिनेशन के हिसाब से यही हुआ, क्योंकि इसकी अमाउंट कम तो ये सॉल्यूट, इसकी अमाउंट ज़्यादा तो ये सॉल्वेंट। लेकिन आपका मन इस बात को कभी नहीं मानेगा, आप भी ये बात नहीं मानोगे। सर कैसे पॉसिबल है? नहीं मान सकते ना। क्या कभी भी हम सॉल्ट को नहीं, सॉल्ट को तो वाटर में मिक्स कर सकते हैं, वाटर को सॉल्ट में मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए आपके दिमाग के डेफिनेशन तो यही कह रहा है कि ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, लेकिन आपका मन ये मानने को तैयार नहीं है। तो फिर बताइए आप किसकी मानेंगे, मन की या दिमाग की? हाँ नहीं, किसी का नहीं मानिए, आप मेरी मानिए। आइए देखिए, आज के बाद ये डेफिनेशन भी ट्रू है, किस कंडीशन में ट्रू होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको आपका आंसर मिलना चाहिए। आपको ये याद रखना है, जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा, क्या जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा, यानी कि इनका मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगी, अगर वो लिक्विड है, अगर वो लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी हमेशा लिक्विड ही होगा। हाँ, इस बात को आप गांठ बांध ले। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। अब बताइए, ये तो सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड। तो अब आप इसके मास और अमाउंट पे बिल्कुल नहीं जिए। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा, यानी कि ये हो गया आपकी, सही है। तब पहला काम आप ये चेक करिए कि आपको सॉल्यूशन क्या है। अगर सॉल्यूशन लिक्विड तो आंख बंद करके सॉल्वेंट उसी को मानिए जो लिक्विड हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ दिमागी खुरापात। अगर दोनों लिक्विड होते तो चले आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं इथानॉल, अल्कोहल, ठीक है, और इसको हम मिक्स कर देते हैं वाटर में। चलिए, इथानॉल मान लीजिए हमारे पास है कितना, 100 ml, और वाटर मेरे पास है लेट से 50 ml, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है ना। मिक्स करने के बाद भी क्या मिलेगा, लिक्विड। आप कैसे डिसाइड करेंगे सर, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड? तो अब आपका फॉर्मूला काम आएगा, अब आपका डेफिनेशन काम आएगा। आपका डेफिनेशन क्या कहता है? हाँ, आपका डेफिनेशन तब ट्रू है, कंडीशन ये है अगर सॉलिड छोड़ दीजिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, अगर तीनों की फेज सेम है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अगर तीनों की फेज सेम है, तो अब अमाउंट से डिसाइड करेंगे कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। अब देखिए किसकी अमाउंट कम, तो ये है हमारा सॉल्यूट, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। अगर ये 150 होता तो देखिए ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, जो सॉल्यूशन बनेगी वो भी लिक्विड, तो फिर हम अमाउंट देखेंगे किसकी अमाउंट कम, इसकी अमाउंट कम ना, तब ये बन जाएगा सॉल्यूट और
ये बन जाएगा सॉल्वेंट। यानी कि जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था वो तो सही पढ़ा आपने, बस उसके कंडीशन आप भूल गए। कंडीशन क्या है, आपका डेफिनेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों सेम फेज में होंगे, या तो तीनों सॉलिड हो, या तो तीनों लिक्विड हो, या फिर तीनों ही क्या हो, गैस हो। सही है, कर सकते हैं। अच्छा, अभी माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा। हाँ, हमें समझ में आ रहा है क्या, अगर सर दोनों सेम सेम हो गए तब क्या। अच्छा, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ये भी 100 ml 100 ml, तो किसको, तो ये कोई मुसीबत नहीं है। अब आपकी ख्वाहिश, आपकी जो इच्छा, आपका मन करे इसे सॉल्यूट मान लो, आपका मन करे आप इसे सॉल्यूट मान लो, आप किसी एक को सॉल्यूट मान लो, किसी एक को सॉल्वेंट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसी का ध्यान रखना है। अगर तीनों का स्टेट सेम और सॉल्यूट सॉल्वेंट की अमाउंट भी सेम हो गई तो उस केस में आंख बंद करके आपको जिसको मन करे उसको सॉल्यूट मान लो और जिसको मन करे उसको सॉल्वेंट मान लो। इससे आपके कैलकुलेशंस पे, आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सही है, चलिए, तो ये रहा आपके सामने डेफिनेशन। जो डेफिनेशन आज तक आप सीख रखे हैं वो यही है ना, इट इज़ अ कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंस इन स्मॉल अमाउंट। हाँ, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या, सॉल्यूट। उसी तरह सॉल्वेंट को आपने याद रखा होगा लार्ज अमाउंट में। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए क्या है, जनरली ये केस हमेशा ट्रू नहीं है। सही है, चलिए, तो इसके साथ साथ कंडीशन आप लिखेंगे और कंडीशन को आप याद रखेंगे। देखिए कंडीशन क्या है, दीज डेफिनेशंस आर वैलिड ओनली इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन आर सेम। अगर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन तीनों सॉलिड है, या तीनों लिक्विड हो, या तीनों गैस हो, तो उस केस में आप अमाउंट से देख के डिसाइड कर लेंगे कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। सही है, तो फिर रियल डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप। चलिए रियल डेफिनेशन की भी बात कर लीजिए। देखिए सॉल्वेंट का हमने यहाँ लिख दिया है, सॉल्यूट का लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ लीजिए। चाहे तो आप खुद से लिख भी सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं होगी। सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। एक तो अमाउंट उसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। ध्यान रहे किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट के, ठीक है। एंड हैज द सेम फिजिकल स्टेट एज डेट ऑफ द फॉर्म्ड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनी, अगर वो लिक्विड है तो आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। अगर लिक्विड मिल गया, लिक्विड दोनों ही है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तब आप देखेंगे किसकी अमाउंट ज़्यादा किसकी अमाउंट कम। तो बस कर सकते हैं। देखिए मेरे पास 10 ml इथेनॉल है और 100 ml वाटर। देखिए ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, मिक्स करने के बाद भी क्या मिलेगा, लिक्विड। तो बताइए किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट पे। बताइए कौन सॉल्यूट, ये सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि इसकी अमाउंट कम है, ये 10 ml है। ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि ये इसकी अमाउंट क्या है, ज़्यादा, 100 ml। सही है, कर सकते हैं। तो चलिए एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा। देखिए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छी बात है, केमिस्ट्री के टर्म में हम मास और वेट दोनों को सेम मान के चलते हैं, अलग अलग। हाँ हमने बताया था ना, दोनों को सेम मान के चलते हैं। हाँ हमने ये भी बताया था कि मास और वेट अलग अलग होते हैं, लेकिन हम दोनों को एक ही टर्म मानकर आगे चलेंगे। जब हमें इनको अलग अलग समझना होगा वहाँ पे हम आपको फिर से डिफाइन कराएंगे, फिर से आपको रिमाइंड कराएंगे। अभी तो आप मास और वेट एक ही मान कर चलेंगे। कर सकते हैं। तो चलिए आप हमें ये बताइए, अगर आप 10 ग्राम सॉल्ट 90 ग्राम सैंड में मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो कितने ग्राम होगा, 100 ग्राम बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए क्या लिखा हमने, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। या आप क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कह सकते हैं।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है वो नहीं था, अभी जो हम बताएंगे वो है, हम देखिए सॉल्यूट को हमेशा नंबर 2 देंगे। कितना नंबर देंगे? 2। सॉल्वेंट को हमेशा नंबर 1 देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि सॉल्वेंट अमाउंट में हमेशा क्या रहेगा? ज़्यादा। जब भी फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? ज़्यादा। तो हम इसको W1 कहेंगे, इसको W2 कहेंगे। तो बताइए इसको क्या कहेंगे? इसको W3 कहेंगे। नोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूट को W2, सॉल्वेंट को W1 और सॉल्यूशन को W3। ये आपको माइंड में बिठा लेना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से क्या यही रूल वॉल्यूम के लिए भी अप्लाई है? देखिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में बी का मतलब हो सकता है, होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जैसा भी हमने वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट को अपने लिखा था, वेट ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा, वो हमेशा ट्रू है। लेकिन यहाँ पर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती वॉल्यूम के केस में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसलिए फिर भी क्या पॉसिबल है कभी भी हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे सर आइडियल सॉल्यूशन क्या है? परेशान मत होइए, ये आपको 12th के सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी ये जो यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में हम एक लिंक लगा देंगे वीडियो की। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जरूर से जाकर उसको देख लीजिएगा, क्लास 12 की वीडियो होगी, वो कर सकते हैं। तो देखिए, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूट को हमेशा 2 नंबर देंगे ना, हम लिखेंगे V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को नंबर 1 देंगे तो V1 शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये केस सिर्फ और सिर्फ कब ट्रू है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। या फिर अगर कभी हमको ये रिलेशन मिल गया तो हम वहाँ से बता सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आता है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन मेरे सामने है वो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये छोटी सी रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप उस वीडियो को देख लेंगे। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। क्या होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स? चलिए पहले तो हम ये सीखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। प्रेजेंट कह सकते हैं, गिवन कह सकते हैं, या डिजॉल्व। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है ये जानने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। सही है? हाँ, अगर आपने कोई मिक्सचर लिया है तो उसमें सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, अगर ये जानना है आपको तो उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए, हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उसको हम बोलते हैं W/W%। क्या बोलते हैं? W/W% या वेट परसेंट या मास परसेंट सॉल्यूट। हाँ, इसके इतने नाम है, आप कोई भी याद रख सकते हैं। W/W%, वेट परसेंट या मास परसेंट सॉल्यूट। देखिए, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल से है। क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। ये जो ऊपर का W है वो हमें सॉल्यूट बताता है। क्या बताता है? सॉल्यूट। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम। इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट। इसे हम क्या बोलेंगे? हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। अच्छा, तो ये परसेंटेज जब दिया रहता है तो हम कितने ग्राम मान के चलते हैं? 100 ग्राम ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। हम क्या कहेंगे? देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, परसेंटेज दिया था हम 100 ग्राम की बात करेंगे, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या हमारा सॉल्यूशन? देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि
अगर किसी भी क्वेश्चन का W/W आपको मान लीजिए 30% दिया है तो आप कह सकते हैं कि सर अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले, अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा, 30 ग्राम होगा। हाँ, जो पीछे हम लोग पढ़े थे ना, ये वही चीज़ है, बस उसका एक अलग से तरीका बना दिया गया है, अलग से उसको डिफाइन किया गया है। अब मान लीजिए W/W% की वैल्यू आपको दिया जाता है 21, तो बताइए इसका मतलब क्या कह रहा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 21 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा, बाकी क्या होगा, सॉल्वेंट। अगर हमें सॉल्वेंट निकालना रहेगा तो देखिए W1 होता है ना सॉल्वेंट, कैसे निकालेंगे, टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे। सॉल्यूशन तो हमने 100 ग्राम माना था और सॉल्यूट कितना हमारा 21 ग्राम, तो बताइए सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 100 - 21 यानी कि 79 ग्राम। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नहीं है, इससे आपको डिटेल्स निकालने आनी चाहिए। आपके क्वेश्चन में कहीं दे देगा W/W% 10% है, तो आपको वहाँ से सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास निकालने आना चाहिए। कर सकते हैं? तो चलिए फॉर्मूला बना लें। ये क्या है, W/W%, ये सॉल्यूट का है ना, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, W/W% का फॉर्मूला, मास ऑफ, क्या ये सॉल्यूट, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख दें, W1 या W2, हाँ क्या लिखेंगे हम, W2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट को हम नंबर 2 देते हैं, अपॉन देखिए क्या लिखेंगे हम, टोटल मास। टोटल मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि W3, क्योंकि हम परसेंटेज डिफाइन कर रहे हैं, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100। लीजिए बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला में कुछ नहीं रखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए W/W% का मतलब क्या। अगर आपको ये पता है तो फॉर्मूले तो आप घर बैठे जाएं जितना बना लीजिए, कर सकते हैं। तो चलिए ये आपके सामने फॉर्मूला है, एक बार आप चाहे तो चेक कर लीजिए। देखिए W/W% ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो फॉर्मूला में हम किसको लेंगे, ऊपर सॉल्यूट को, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास, टोटल मास। टोटल मास बताइए, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाने के बाद क्या बना, सॉल्यूशन, सो मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट को नंबर 2 देते हैं तो W2 अपॉन W3 इंटू 100, ये फॉर्मूला बन के रेडी। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बस आपको दिखाना है कि ये काम कैसे करता है। देखिए दिया, कैलकुलेट द W/W%, हम ये निकालना है। इफ 20 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम वाटर, हमारे पास 20 ग्राम NaCl है एंड 80 ग्राम वाटर है। चलिए फटाफट निकाल के बताइए, कर लिया आपने, देखते हैं। देखिए W/W% फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि W2 अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि W3 इंटू 100। बताइए मास ऑफ द सॉल्यूट कितना, 20 ग्राम। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए ये 20 ग्राम NaCl, 80 ग्राम वाटर, जब आप इनको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अच्छा, जब भी आप नमक को पानी में घोलेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो बनता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ये सॉल्यूट है। तो हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि कितना, 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट है 80 ग्राम। हमें क्या लिखना है, W3 यानी कि टोटल मास, मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन में तो ये कितना हुआ है, 80 ग्राम या 20 ग्राम, दोनों का सम। क्योंकि जब भी आपने सॉल्यूशन बनाया 20 ग्राम सॉल्ट को जब 80 ग्राम वाटर में मिक्स कर देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 100 ग्राम अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा, 20%। वैसे भी हमें पता है, हम कह सकते हैं 20% देख के कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होगा। देखिए इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर हमसे पूछता है कि वाटर बताइए कितना, तो टोटल 100 ग्राम हमने माना था, उसमें 20 ग्राम माइनस करते तो कितना मिलता है, 80 ग्राम। देखिए इसी के लिए इक्वल है। कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस। ये आपको क्वेश्चन करने नहीं, आपको क्वेश्चन से डिटेल निकालने आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये तो अभी डिटेल से यहाँ निकाला गया है।
सॉल्यूशन यहाँ पे है, देखिए 20%। कर सकते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन सीखेंगे, हमें इसे क्या क्या निकालने आना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए पहला 35% W/W KCl सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 35 ग्राम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो बताइए वाटर बता सकते हैं कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए टोटल 100 ग्राम था, उसमें 35 ग्राम तो सॉल्ट है, तो वाटर कितना रहा होगा 65 ग्राम। कर सकते हैं। इसमें देखिए सॉल्यूट कौन होगा, KCl, सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होनी चाहिए, यानी कि वाटर। कर सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है छोटा सा, आप घर पे कर लीजिएगा ट्राई। 20% W/W NaCl दिया हुआ है, आपसे पूछे सारे कंपोनेंट का मास, यानी सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्वेंट का मास कितना होगा और सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास 40 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 30% W/W कॉपर सल्फेट। ये तो है 30% W/W किसका, 40 ग्राम का। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में जब ये दिया था तो हम मानते थे कितना 100 ग्राम, उसमें से 30 ग्राम ये होता था, लेकिन इस बार हम 100 ग्राम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले ही दे रखा है सॉल्यूशन का मास कितना है 40 ग्राम। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, कर लेते हैं। देखिए मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, यानी कि W3 दिया है कितना 40 ग्राम दिया है ना, तो बोलिए W/W परसेंट भी दिया है हमें कितना 30%। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 30%। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, यानी कि W2 कितना होगा 30% ऑफ टोटल मास कितना है 40 ग्राम। इसी का 30% क्या है सॉल्यूट है और 70% सॉल्वेंट, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया 12 ग्राम। ये ध्यान रहे क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है, आपसे वाटर पूछा गया यानी कि W1 पूछा गया है। तो बताइए टोटल कितना था 40 ग्राम, जिसमें 12 ग्राम अगर सॉल्ट है तो बताइए फिर 28 ग्राम क्या होगा उसमें वाटर होगा। एक तो रहा ये तरीका। दूसरा एक और तरीका है, काफ़ी सिंपल है। आपको देखिए दिया है W/W परसेंट कितना 30%। ये क्या है सॉल्यूट परसेंट है, यानी कि सॉल्यूट कितने हैं उसमें 30%। तो अब हमें बताइए सॉल्वेंट कितना रहा होगा, हाँ परसेंटेज में तो बता ही सकते हैं कितना 70%। तो बस यहाँ सब चाहें तो मास ऑफ सॉल्वेंट W1 भी निकाल सकते हैं कितना 70% ऑफ टोटल मास। टोटल मास कितना 40, सॉल्व कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 28 ग्राम आ जाएगी। सेम चीज़ है। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, इससे आपको वैल्यू उठाने आनी चाहिए। अच्छा सॉरी, उसमें हमने NaCl लिए थे, यहाँ पर आपको क्या दिया है कॉपर सल्फेट, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोलर मास वगैरह तो हमने यूज ही नहीं किया था, तो ठीक है आंसर वही रहेगा। बस जहाँ हमने सोडियम क्लोराइड लिखा था वहाँ पे आप क्या लिख लेंगे कॉपर सल्फेट। एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, आप घर पर ट्राई करिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा W/V परसेंट। हाँ अब तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा। इस बार क्या हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, W वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कर सकते हैं। अच्छा इसको अपने से डिफाइन करने की कोशिश करिए। हाँ कैसे डिफाइन करेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट। इस बार भी मास क्यों, क्योंकि W क्या है मास ही तो है। मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम। तो देखिए हम यहाँ क्या कहें 100 ग्राम बोले, वॉल्यूम है तो नहीं, वॉल्यूम तो मिलीलीटर मिलेंगे हम। तो फिर से देखिए डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशन आपके सामने है, इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बनेगा मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100।
वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। इसको अगर अपने टर्म्स में हम लिखे शॉर्ट में तो देखिए क्या लिखेंगे, W/V%। मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, W1 या W2, हाँ W2 लिखेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम है तो V यूज करेंगे, सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करते हैं 3 नंबर, इट मीन्स V3 इंटू 100। 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो बस ये हो गया आपको छोटा सा फॉर्मूला रेडी, देख लीजिए। W2 अपॉन V3 इंटू 100, यूनिट में क्या रखेंगे हम, इसको ग्राम में, इसको मिलीलीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या दिया है। 20% W/V सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, चलिए मेरे पास कुछ डिटेल्स दी गई, लिख लेते पहले हम। क्या दिया, 20% W/V, इसका मतलब बता सकते हैं, हाँ अगर हम 100 ml की बात करें तो उसमें 20 ग्राम तो क्या है हमारा सॉल्यूट यानी कि W2 है, और V3 कितना हो गया यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर। देखिए 20% W/V का मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये डिटेल्स हम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और हमसे लग रहा है पूछा गया वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 अगर निकालना है हमें, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला तो याद ही है आपको, तो वैल्यू रख दिए। देखिए डेंसिटी कितना है 1.2 मास। अब बताइए मास किसकी लेंगे हम, तो सोचने वाली बात है। ये डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास तो दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए W3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ml, इसको रख लीजिए। इसको सॉल्व करिए, देखिए W3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.2 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 120 ग्राम आ जाएगा। ये देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, आपको मिल गया ना। अब देखिए, अब आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन W3 मालूम है 120 ग्राम, W1 आपने निकाल रखा है कितना, नहीं W2 निकाल रखा है ना 20 ग्राम, और हमसे वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है। तो रिलेशन बताइए क्या था, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3। बस अब यहाँ से W1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी W3 माइनस W2। W3 की वैल्यू 120 ग्राम माइनस W2 की वैल्यू 20 ग्राम, सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 100 ग्राम। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, आपको इनके साथ यूज करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कभी भी आपसे मास पूछ लेगा, कभी भी आपसे वॉल्यूम पूछ लेगा, डेंसिटी देके। जब भी आप क्वेश्चन में डेंसिटी अगर दे दिया तो आप एक बार इस फॉर्मूला को कहीं ना कहीं यूज करने के बारे में ज़रूर सोचें। कर सकते हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर देख लीजिए क्या दिया है। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 100 ग्राम। नेक्स्ट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है रिलेशन, देखिए W/V% W/V% को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ये क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं हम W2 लिख सकते हैं। V क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V3 इंटू 100 ये लिख सकते हैं ना, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का। कर सकते हैं। अब देखिए हमें एक छोटा सा रिलेशन बताया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम का रिलेशन निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, आप वॉल्यूम को इधर लेके आइए, डेंसिटी को उधर लेके जाइए, रिलेशन क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी किसका दिया हमें, सॉल्यूशन का,
वॉल्यूम भी किसका है, सॉल्यूशन का, तो मास भी क्या होगा, सॉल्यूशन का, यानी कि W3 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा V3। तब अगर हम यहाँ से V3 के फॉर्मूला बनाएं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, W3 अपॉन डेंसिटी मिलेगा ना। तब हम इस V3 के जगह पर देखिए हमारा W/V% का फॉर्मूला क्या है, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। अभी हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया था, उसको लिखते देखिए W2 अपॉन इंटू 100, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब जो हम फॉर्मूला बनाए हैं उसको ब्लू कलर से लिखते हैं। देखिए V3 का फॉर्मूला क्या बना था हमारा, W3 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी को रो से लिख ले या आप चाहें तो D लिख लीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब बताइए ये अगर अपॉन का अपॉन है इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, W2 इंटू रो अपॉन W3 इंटू 100, ऐसे लिखा जा सकता है। इधर क्या मिलेगा हमें, W/V% एज इट इज, फिर यहाँ भी इसको कॉपी कर लीजिए W/V% एज इट इज। बोलिए ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है ना। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ध्यान से देखिएगा तो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है अभी। ये किसका फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ ठीक है। ये किसके लिए डिफाइन था, W/W%, यानी कि इन सब को हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, W/W% भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या बचा रह गया इसमें, रो इंटू रो क्या हमारी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप एक छोटा सा रिलेशन ये भी बना सकते हैं, कभी कभार आपके काम में आ सकता है। ध्यान में फॉर्मूला रटना नहीं है, ये रिलेशन बनाने आपको सिखा रहे हैं हम, आपको रिलेशन बनाने आना चाहिए। अगर कभी आपको डिराइव करने के लिए दे दिया जाता है तो आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आइए इसको मैच कर लीजिए। देखिए क्या दिया, W/V% इक्वल टू W/W% इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और छोटा सा टॉपिक डिफाइन करते हैं। इसका खैर यूज तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट हाँ जानना हमारा फर्ज है, हम जानते रहेंगे। देखिए V/V%, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ अब तो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इट कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं सर V है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये भी V है तो 100 ml लेंगे, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला बनाना है तो फिर से बना लीजिए, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम क्या देते हैं नंबर 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V3, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 कर देंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 यानी कि V2। देखिए फॉर्मूला V/V% V2 अपॉन V3 इंटू 100, कर सकते हैं। चलिए ये तो सब रहा छोटी छोटी बातें। अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये क्या आ गया, इसके नीचे, अच्छा हाँ फोर्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ये आपको क्लास 11 में हर जगह मिल जाता है, क्लास 12th में भी आपको ये मिलता रहेगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के भी कराएंगे जो एकदम इसी टॉपिक के वहाँ पे दिए गए हैं। चलिए तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको हम एक दिन में फिनिश भी नहीं करेंगे, यानी कि हम आज इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट, कल हम इसका एप्लीकेशन सिखाएंगे आपको, ठीक है। यानी कि इसके और भी 1-2 फॉर्म बनाए जा सकते हैं, वो हम कल सीखेंगे। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि एक्चुअली मोलैरिटी क्या है। आइए देखते हैं। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, सॉरी कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अभी वो भी आपको बता देंगे कैसे होगा, एक चीज़। दूसरी हम इसको मोलर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलर, इस कैपिटल M। ये दोनों ही यूनिट एक्सेप्टेड, ज़्यादातर आपको ये टर्म लिखा हुआ मिलता है
लेकिन ये भी इसकी यूज किया जाता है। अच्छा, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए ट्राई करें। हाँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अभी आपको हमने मोलैरिटी का यूनिट लिखा, क्या था वो, मोल पर लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर। चलिए कैसे डिफाइन करेंगे। मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल्स का मास तो लेंगे नहीं ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बहुत ही ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अभी आ भी जाएगा, बहुत इजी होता है। देखिए क्या है, मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, अब आप ओरल बताएंगे। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि 5 मोल्स एसिटिक एसिड CH3COOH आपने 1 लीटर वाटर में मिक्स कर दिया। देखिए 5 मोल्स आपने मिक्स कर दिया 1 लीटर वाटर में, तो बताइए जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो 5 मोलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी मोलैरिटी, 5 मोलर, या आप क्या लिख सकते हैं 5 मोल पर लीटर। कैसे किया हमने, देखिए हमें यही तो बताना मोलैरिटी में कितने मोल्स, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो देखिए हमने बताया ना, ये सॉल्यूट है हमारा, कितना मोल है, 5 मोल। 1 लीटर में 5 मोल है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो यही है हमारी मोलैरिटी। चलिए और ट्राई करते हैं। अब बताइए, अगर मैं 10 मोल NaCl मिक्स कर रहा हूं, कितने में, 500 ml वाटर में, तो बताइए मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, फटाफट करिए। हाँ आ गया, कितना, 20। बहुत सिंपल है, देखिए 500 ml कितना आपके पास है, 10 मोल। 1 लीटर के लिए बताइए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ml। 1000 ml का मतलब 1 लीटर, तो आप इसको लिख लीजिए 1 लीटर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 मोल्स। तो देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी उतनी ही होती है, यानी कि इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 20 मोलर। कर सकते हैं, तो चलिए एक और ट्राई करिए। बताइए 2 मोल्स इन 2 मोल्स KCl ले लीजिए इन 100 ml सॉल्यूशन, फटाफट बताइए कितना आएगा। हाँ कितना आएगा, 20 मोलर आएगा। सिंपल है, देखिए 100 ml को 1 लीटर बनाने के लिए क्या करना, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसी 10 का मल्टीप्लाई इससे भी कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 10 या 20, यानी कि इसकी मोलैरिटी 20 मोलर आएगी। ये तो रहा बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अभी आप सोच रहे होंगे सर इतना आसान है, फिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं इसको। ये आसान नहीं है, इसको आसान अभी बनाया जा रहा है। ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट है इसका, समझ में आ रहा है मेरी बात, कर सकते हैं। अब देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, थ्योरेटिकली डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये जरूर आप लिख लेंगे। यूनिट जो अभी हमने लिखा था वो जरूर मेंशन करेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज, कौन, मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी का बड़ा ध्यान रखना आपको। पता नहीं बच्चे क्यों गड़बड़ करते हैं, वो कभी यहाँ सॉल्वेंट ले लेंगे कभी सॉल्यूशन ले लेंगे। आपको ध्यान रखना है, हमेशा किसकी बात करेंगे हम, सॉल्यूट की। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कर सकते हैं, तो बस फॉर्मूला बना लीजिए। देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, मोलैरिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट N सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को नंबर 1 देते हैं, 2 देते हैं, 2 देते हैं ना, तो N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V3, वो भी किस में, लीटर में। कर सकते हैं, फॉर्मूला आपका रेडी। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप फटाफट इसको ट्राई कर लीजिए एक बार। दिया है 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 50 ml वाटर, मोलैरिटी बताइए कितनी आएगी, फटाफट करके बताइए, वीडियो पॉज करके करिए। हो गया,
मैच करें आंसर, देखिए कितना दिया 20 मोल्स नहीं 20 ग्राम NaOH दिया है इन 50 ml वाटर। बताइए सॉल्यूट कौन होगा, ये होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगी, यानी कि ये सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है। अच्छा बताइए मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N2/V3, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। तो बस इसको पहले लीटर बना लीजिए, ये देखिए क्या बन जाएगा 50/1000। अच्छा अभी आप सोच रहे होंगे सर ये सॉल्वेंट है तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन के जगह पे क्यों रखा, माइंड में आया कि नहीं आया, आया ना, बहुत सिंपल है। आप हमें ये बताइए, मेरे पास ये एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए इसमें 100 ग्राम वाटर भरा पड़ा है और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है मान लीजिए 120 ml। अब हमने क्या काम किया, इसमें हमने कुछ सॉल्ट मिला दिया, मान लीजिए 2 ग्राम सॉल्ट मिला दिया हमने। तो अब बताइए इसका टोटल मास कितना हो गया होगा मिक्सचर का, 102 ग्राम। लेकिन जब आप 2 ग्राम सॉल्ट मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे वाटर बाहर आना चाहिए, लगेगा ना, लेकिन एक भी बूंद पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम था उसके चेंज कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं चेंज हुआ, ये ध्यान से देखिएगा, जब भी आप वाटर बनाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, आपको पता ही है, जिस गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, जिसको डाउट होगा वो हमसे कैसे बता देगा, जब आप हमें बताएंगे तो हम आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाली वीडियो आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरे वीडियो में, 9th की वीडियो है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है अब आपको, ये देखिए ये जो बीच में गैप बन रहा है, ये जो शुगर या सॉल्ट आपने मिलाया उसके पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं और एटम्स में बन जाते हैं, एटम्स की स्पेस ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है और वो आगे यहाँ बैठेगा, वो अलग से जगह कहीं नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो ये स्पेस जो पहले से खाली थी वो उसी स्पेस में जाके बैठ रहा है, इसीलिए इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही क्या होंगी इस केस में, इक्वल होंगी। अब आपको ये सोचना होगा सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको ये याद रखना है, अगर सॉल्यूट सॉलिड नहीं है, यानी कि अगर सॉल्यूट क्या हो गया आपका लिक्विड, तो उस केस में आपकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये तो सबको पता है, हो जाएगी ना। अभी मान लीजिए एक गिलास पहले से भरा था, 2 बूंद और लाके आप डाल दिए तो उसकी स्पेस ऑक्यूपाइंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसी सॉल्यूशन लिक्विड में सॉल्यूट अगर मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट में सॉल्यूट अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, जब आप इसको 50 ml वाटर में मिक्स करेंगे क्या कोई इफेक्ट आएगा उसके वॉल्यूम पे, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बस लिख लीजिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। ओहो देखिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले आप निकालिए, कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए आपके क्वेश्चन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया ना, ठीक है, यहाँ पे है तो बस लिखिए N सॉल्यूट का फॉर्मूला लगा लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाई, क्योंकि मोल्स निकालते तो डिवाइड करते हैं मोलर मास से, इसका मोलर मास निकालिए। देखिए सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ऐड करिए देखिए 40 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.5, ये आ गया ना। अब देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.5 डिवाइडेड बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना लीटर है ये? 50/1000। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, कितना बचेगा? 5/100। अच्छा ये अपॉन 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका 0.5 इंटू 100/5। इसको डिवाइड कर दीजिए 20 इंटू 0.5 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 10। देखिए इसका आंसर कहाँ दिया है? देखिए मोलैरिटी दिया ना 10 मोल पर लीटर। हमने कहा था मोलैरिटी को हम 10 मोलर भी लिख सकते हैं और 10 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। सही है, कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो बस एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास। कैलकुलेट द मास ऑफ एसिटिक एसिड। कैलकुलेट द मास ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। चलिए करते हैं। डेटा क्या दिया है हमारे पास? हमें मास ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि W2 निकालना है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें? 200 ml दिया है, मोलैरिटी दिया है 0.5 मोलर लिखा था ना, तो वो मोलैरिटी दिया आपको, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया आपको। कितना देखिए? 200 ml दिया है। अच्छा इसको हम क्या बना लेंगे? हाँ लीटर बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 200/1000। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 लीटर। ये तो रही बात है इसकी। अब हमें फॉर्मूला बताइए क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N2/V3 लीटर के फॉर्म में लिखेंगे। मोलैरिटी आपको दिया है तो लिख लीजिए 0.5। मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आपको दिया है, दिया है नहीं? तो चलिए लिख लीजिए N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना? 0.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए N2 की वैल्यू कितनी आएगी? N2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमको लगता है 1 आ जाएगी क्या? देखिए 0.5 इंटू 0.2 आई थिंक 0.1 आएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा 2 डेसिमल। हाँ, इनको सॉल्व करने पे आपको कितना मिल जाएगा? 0.1। क्या मिलेगा आपको? मोल। लेकिन आपसे मोल थोड़ी ही पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताइए, अगर आपको मोल्स पता है, अगर आपको मोल्स पता है तो क्या मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसका? सॉल्यूट का ही, तो mm2। अब दिक्कत हो गई कि सॉल्यूट का मोलर मास। सॉल्यूट है क्या मेरा? एसिटिक एसिड है ना, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास देखिए CH3COOH का मोलर मास जब आप निकालेंगे तो कार्बन 12 3 15 12 27 27 एंड 16 कितना हो जाएगा? 43 एंड 16 59 प्लस 1 60 आ जाएगा। तो इंटू 60 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 6 ग्राम। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे देगा बार बार, आपको निकालने आना चाहिए। अच्छा घबराइए नहीं, ये जो क्वेश्चन हम आपको आज इतना लंबा बताए हैं, ये क्वेश्चन छोटा में भी किया जा सकता है, लेकिन वो हम जब आपका एप्लीकेशन कल सिखाएंगे तब। अभी हम आपकी एग्जैक्ट इसकी जो थ्योरी है हम उस पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी कि एकदम जो तरीका है एक्चुअल सा वो यही है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसका एक और फॉर्म बनाएंगे कल, एक नया फॉर्मूला बनाएंगे इसी फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला से यही क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो इससे आधे ही समय में आराम से हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, इसलिए हम इसको 2 स्टेप में पढ़ाते हैं, ताकि एक दिन हम आपको बेसिक प्रैक्टिस करा दें, फिर अगले दिन उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन सिखाएंगे। देखिए आंसर इसी में दिया होगा। ये कितना दिया? 6 ग्राम। कर सकते हैं। अभी आपका होमवर्क टाइम, आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क मिले हैं। आप फटाफट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट सॉल्व करके फिर चारों के आंसर दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक बात, आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दिया जा रहा है आज।
चैलेंज क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया जो आपसे हो ही नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको यूज कर लिया डेंसिटी टर्म को, तो समझिए कि आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप डेंसिटी को भूल गए तो फिर आपको आंसर अपना नहीं मिलेगा। तो आप इसको ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपकी ये ड्यूटी होगी, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। हाँ, सभी लोग को, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैलेंज क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो में, जब भी वीडियो फिनिश होने के बाद आप होमवर्क इसको आराम से 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम लगे प्रैक्टिस करने के बाद इसका आंसर वहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे। कर सकते हैं। तो बस बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।